नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारेसरी में। आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो में बात करूंगा जन्म कुंडली के 11वें भाव की। 11वें भाव को लेकर कई तरह के भ्रम और विरोधाभास ज्योतिषियों में मिलते रहते हैं। अगर बात करें 11वें भाव के कारकत्व की, 11वां भाव बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है और ऐसे सर्किल, ऐसे समूह का भाव है जो हमें धन प्रदान करने में सहायक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कारकत्व के लिहाज से, कारकत्व के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जन्म कुंडली के 2 भाव धन से संबंधित होते हैं, संपत्ति से संबंधित होते हैं, अर्थ से संबंधित होते हैं। एक 11वां भाव जिसका संबंध होता है आय से, ऐसी इनकम जो लगातार होती रहती है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन लगातार होती रहती है एक निश्चित समय अंतराल पर या एक समय अंतराल पर। और दूसरा है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। वैसे तो दोनों ही धन भाव हैं, लेकिन ये चूंकि नियमित आय का भाव है इसलिए इसे आय का भाव कहते हैं और दूसरे भाव को धन का भाव कहते हैं। वर्तमान समय में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आय का भाव अच्छी स्थिति में नहीं है, उसकी इनकम, उसकी आय नियमित नहीं है, तब उसे अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह तो हुआ 11वें भाव का महत्व। अब देखते हैं लघु पारेसरी इसके बारे में क्या कहता है। क्या कहती है लघु पारेसरी पुस्तक? लघु पारेसरी कहती है कि जन्म कुंडली के जन्म कुंडली का 3रा, 6ठा और 11वां भाव अशुभ होता है। उसमें भी 11वां भाव सबसे ज्यादा अशुभ होता है, उससे कम अशुभ 6ठा भाव होता है और सबसे कम अशुभ भाव 3रा होता है। तो एक तरह से 2 विरोधाभासी विचार आ रहे हैं, कंट्राडिक्शन एक बन रहा है। पहला तो इच्छा पूर्ति का भाव, आय का भाव है, जिसके बिना व्यक्ति का काम चलना बहुत मुश्किल है, उपलब्धि का भाव है। और दूसरी ओर लघु पारेसरी यह कह रही है कि यह जन्म कुंडली का सबसे अशुभ भाव है। लघु पारेसरी के सूत्र बहुत संक्षिप्त में लिखे गए हैं और उनकी व्याख्या सही तरीके से तभी समझ में आती है जब उन्हें विभिन्न कुंडलियों पर हम लगाएं। बहुत से ज्योतिषी इसी आधार पर 11वें भाव को अशुभ नहीं मानते। वे पाराशर से सहमत नहीं होते, लघु पाराशरीय से सहमत नहीं होते, पराशर से सहमत नहीं होते, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का भाव है, आय का भाव है, जिसके बिना वर्तमान समय में सरवाइव करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना जीवन की संभव नहीं है। लेकिन पराशर जिस शुभता की बात कर रहे हैं वह शुभता दूसरी है। उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसकी अच्छी खासी आय है,
एवं उसके पास संचित धन भी अच्छा खासा है, लेकिन वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उस धन का, उस आय का और उस संचित धन का उस व्यक्ति के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए पराशर इस भाव को अशुभ मानते हैं, क्योंकि इस भाव की महादशा में, इस भावेश की महादशा में, 11वें भाव के स्वामी की महादशा में व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट अवश्य होता है। शारीरिक कष्ट उस पक्ष से होता है जिससे यह भाव या ये भावेश जुड़ा होता है। जैसे अगर लग्न से जुड़ा हुआ है एकादशेश, तब व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट होगा। यदि पंचम भाव से जुड़ा हुआ है तब व्यक्ति की संतान को शारीरिक या मानसिक कष्ट होगा। यदि सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है तो पत्नी पक्ष से शारीरिक या मानसिक कष्ट होगा उसे। इसी तरह से आप सारे भावों के लिए सोच सकते हैं। तो जब पराशर शुभता की बात करते हैं तो वो इसी शुभता की बात करते हैं कि आय तो हो रही है, लेकिन उस आय का आनंद व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि वह बीमार है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति उसका प्रिय बीमार है या उससे मतभेद है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक शांति छिन्न भिन्न हो गई है। इसीलिए पराशर इसे अशुभ कहते हैं। और ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि एकादशेश जिस भाव या जिस भाव के स्वामी से जुड़ता है, उससे संबंधित असुविधा व्यक्ति को होती ही होती है एकादशेश की समयावधि में। एक और पुरानी ग्रंथों का ही सूत्र है, वह इस तरह से है कि यदि सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हुआ है और विशेष करके सप्तमेश शुक्र है, यदि सप्तमेश शुक्र है और एकादश भाव में बैठा हुआ है, तब व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं। 2 शादियां आज के समय में और पहले के समय में भी कोई अच्छे परिणाम नहीं देती थी। भले ही राजा महाराजा या संपन्न व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर लेते थे, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो इस तरह के विवाहों से कष्ट ही होता था। जो राजा ऐसा करता था, उसकी रानियां, उनके रनिवास में चलने वाले युद्ध, कूटनीति उस राजा को कभी भी चैन नहीं लेने देती थी। तो मल्टीपल रिलेशन या एक से ज्यादा शादी, प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि यदि सप्तमेश शुक्र है और 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब व्यक्ति के होते हैं। लेकिन इसे अंतिम न माने। यदि उस पर गुरु की दृष्टि है या और अच्छे प्रभाव सप्तम भाव पर है, तब ऐसा नहीं होता है। इस तरह से भी यह भाव अशुभ सिद्ध होता है। तो अच्छा, एक बात और भी आती है। कुछ ज्योतिषी यह कहते हैं कि एकादशेश तो अशुभ होता है, लेकिन एकादश भाव अशुभ नहीं होता। इसे भी मैंने विभिन्न जन्म कुंडलियों पर लगाया है और गलत पाया। यदि कोई ग्रह एकादश भाव में बैठा हुआ है तो वह धन देने में समर्थ अवश्य है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि एकादश भाव में स्थित कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता, लेकिन यह अधूरा कथन है। दरअसल एकादश भाव में बैठा हुआ हर ग्रह
व्यक्ति को थोड़ा बहुत धन देने में सक्षम होता है। लेकिन जो ग्रह बैठा होता है, जब उसकी महादशा आती है तब परिणाम एकादशेष जैसे ही होते हैं। व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने धन पर होता है और उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि जो धन उसे मिल रहा है वह उसके लिए पर्याप्त है। वह और अधिक के लिए प्रयास करता रहता है। अभी अभी एक उदाहरण मेरे संज्ञान में आया। 2 बच्चों की एक ही जगह नौकरी मिली, एक ही विभाग में उन्हें नौकरी मिली। एक को नौकरी मिली, उसकी एकादशेष की महादशा थी और उस समय ऐसा माहौल बन गया, जिस कॉलेज में थी, जिस यूनिवर्सिटी में वो लड़की थी, कि यह अच्छा वेतन नहीं है और जिस संस्थान में वह ज्वाइन करने जा रही है वह कार्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। और जब दूसरी लड़की को जॉब मिला वहां पर, तब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों को जॉब मिला था, नौकरी मिली थी, वह अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है और उसका सारा काम अमेरिका के लिए होता है, विदेशी कंपनियों के लिए होता है। भारत में उन्होंने अपना प्रतिष्ठान इसीलिए बना रखा है ताकि उन्हें सस्ते में मैन पावर मिल सके। एक ही संस्थान, एक ही पे स्केल, एक ही संस्थान के 2 बच्चे, एक को जब नौकरी मिलती है तब ऐसा माहौल बनता है जैसे बड़ा गलत हो गया और उसे वहां ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब दूसरे को जॉब मिलता है, दूसरे को नौकरी मिलती है थोड़े दिन बाद, तब तक सच्चाई सामने आ चुकी रहती है और पता चलता है कि वहां कार्य करना उसी तरीके से है जैसे भारत सरकार के किसी प्रतिष्ठान में काम करना और वेतन प्राइवेट सेक्टर का लेना। तो यह फर्क मैंने महसूस किया है। बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जिसमें एकादशेष की महादशा वाला बच्चा भ्रम में पड़ गया क्योंकि जिस संस्थान में वह नौकरी करने जा रहा था उसके बारे में गलत सूचनाएं उसको दी गई। दूसरे को जब दूसरे को वही नौकरी मिली, उसी तरह की सुविधाएं, वही पद, वही वेतन और वही डिपार्टमेंट, तब तक सब कुछ क्लियर हो चुका था कि वह एक अमेरिकन कंपनी है और उसका सारा काम विदेश के लिए होता है। वह संस्थान यहां इसीलिए शुरू किया गया है ताकि कम वेतन पर एक अच्छा आउटपुट मुख्य अमेरिकन कंपनी को मिल सके। ऐसा होता भी है, लेकिन जो वेतन ये मल्टीनेशनल कंपनीज देती हैं वह भारतीय कंपनियों के हिसाब से काफी अच्छा होता है और इससे भी अच्छा होता है वहां का मैनेजमेंट। जिस तरह की सुविधाएं वह अपने स्टाफ को देता है वह सच में प्रशंसनीय है। तो यह हुई 11वें भाव की बात। निश्चित रूप से आज के जीवन में यह बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति की नियमित आय हो या उसका धन भाव इतना बलवान हो कि वह पुरखों के संचित धन से अपना काम चला सके। लेकिन आज के समय में ऐसा होता नहीं है। अगर व्यक्ति की नियमित आय नहीं है तब खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि धन कितना भी संचित क्यों ना हो, थोड़े दिन बाद व्यक्ति को असुविधा होने लगेगी
वह संचित कोष रिक्त हो जाएगा। इसलिए 11वां भाव धन के लिए एक अच्छा भाव है। धन के लिए उसे आप शुभ कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा भाव नहीं। बस आज के लिए इतना ही। अब एक एक करके मैं कुंडली के भावों की बात करूंगा, शुभ भावों की, अशुभ भावों की और तटस्थ भावों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपने सब किया, इसके लिए आप सबको एक बार फिर से बहुत